बोर्ड एग्जाम 2026 की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। हाँ, और ये खबर बहुत बड़ी है। 50% सवाल अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। साफ शब्दों में कहें तो जो सालों से चली आ रही रट्टा मार स्ट्रेटजी थी, हाँ, वो अब मतलब ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। बिल्कुल लेकिन रुकिए, ये कोई डरने वाली खबर नहीं है, बिल्कुल बल्कि एक नया चैलेंज है, एक नया गेम। एकदम सही कहा। और इस नए गेम के नियम समझने के लिए ही आज हम यहाँ हैं। आज हम 2026 के इस नए एग्जाम पैटर्न की गहराई में उतरेंगे। अच्छा। हमारी आज की चर्चा का आधार है एक काफी दिलचस्प रिसर्च, टेक्स्ट एनालिसिस, क्रैकिंग 2026 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस विद एआई पावर्ड राइटिंग। तो मतलब अब सवाल ये नहीं होगा कि हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत क्या हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये होगा कि एक कंपनी डूब रही है, बताओ फेयोल का कौन सा सिद्धांत यहाँ फेल हो गया। ठीक पकड़ा आपने। ये तो बिल्कुल ही अलग बॉल गेम है। एकदम। आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि क्या बदला है, बल्कि ये समझना है कि इस बदलाव के लिए हमें अपनी सोच को कैसे बदलना है। ठीक है। हम बात करेंगे कि ये नए सवाल दिखेंगे कैसे, खासकर वो 30% वाले सब्जेक्टिव सवाल जो असल में गेम चेंजर साबित होंगे। और इसके लिए हमारे पास एक केस स्टडी भी है ना। हाँ, हम प्योर रूट्स एलटीडी नाम की एक कंपनी की कहानी का विश्लेषण करेंगे। मजेदार लग रहा है। और फिर हम कुछ ऐसी स्मार्ट एआई तकनीकें सीखेंगे जो तैयारी के तरीके को पूरी तरह बदल सकती हैं। अच्छा। हमारा मकसद इस चुनौती को एक मौके में बदलना है और हर स्टूडेंट को इस नए गेम के लिए एक नई प्लेबुक देना है। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस प्लेबुक का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। कहानी का नाम है द ग्रीन हार्वेस्ट डिलेमा। सीन में एक कंपनी है, प्योर रूट्स एलटीडी। ये एक प्रीमियम ऑर्गेनिक फूड स्टार्टअप है जो अपनी फार्म टू टेबल वाली ईमानदारी के लिए मशहूर है। मतलब जैसा खेत में वैसा आपकी प्लेट में। बिल्कुल। और इस कहानी के दो मुख्य खिलाड़ी हैं। हाँ, ये जरूरी है। पहले प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर अद्वैत। इनका एक ही मंत्र है, एफिशिएंसी, यानी दक्षता। काम तेजी से, लागत कम से कम। एकदम। और दूसरी है मार्केटिंग मैनेजर सुश्री मीरा। इनका फोकस है इफेक्टिवनेस पर, यानी प्रभावशीलता। काम ऐसा हो जो ग्राहकों का दिल जीत ले। बिल्कुल, और ब्रांड का नाम भी रोशन करे। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। त्योहारों का मौसम है और कंपनी के सबसे हिट प्रोडक्ट हिमालयन हनी गिफ्ट पैक्स के ऑर्डर की बाढ़ आ जाती है। तो प्रोडक्शन मैनेजर अद्वैत पर जबरदस्त प्रेशर आ गया होगा। बहुत ज्यादा। उन्हें लगा कि सिर्फ रफ्तार बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, कुछ बड़ा करना होगा। और यहीं पर अक्सर गलतियां होती हैं। और उन्होंने एक फैसला लिया। क्या? लागत 15% घटाने और प्रोडक्शन की स्पीड दोगुनी करने के लिए उन्होंने हाथ से बनी बांस की खूबसूरत टोकरियों को, जो कि ब्रांड की पहचान थीं, उन्हें बदल दिया है। हाँ, सस्ते मास प्रोड्यूस्ड प्लास्टिक कंटेनरों से बदल दिया। ओहो, लॉजिक तो सिंपल रहा होगा। हल्के हैं, पैक करने में आसान है और जल्दी मिल रहे हैं। समझ गया। और अद्वैत अपनी स्मार्टनेस पर काफी खुश थे। सारे ऑर्डर्स समय से पहले तैयार थे और कंपनी के पैसे भी बच रहे थे। एफिशिएंसी। हाँ, लेकिन जैसे ही मार्केटिंग मैनेजर मीरा ने ये देखा, उनके तो होश ही उड़ गए। जाहिर है। उन्होंने ग्राहकों से एक जीरो प्लास्टिक आर्टिसन एक्सपीरियंस का वादा किया था। मतलब एक हाथ से बनी पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का अनुभव। तो यहाँ पर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की लड़ाई शुरू हो गई। बिल्कुल। मीरा ने अद्वैत से कहा कि आपने प्रोडक्शन का टारगेट तो पूरा कर लिया, लेकिन ब्रांड का जो सबसे बड़ा वादा था उसे ही तोड़ दिया। अद्वैत अपनी स्पीड को सही ठहरा रहे होंगे और मीरा क्वालिटी को। और फिर हुआ असली धमाका। अच्छा, दिया था। नए प्लास्टिक पैकेजिंग की फोटो खींचकर ऑनलाइन डाल दी। अरे बाप रे। बस फिर क्या था, #PureRootsPlastics ऐसा वायरल हुआ कि सिर्फ 6 घंटों के अंदर 40% ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। कंपनी की इमेज को तो बहुत तगड़ा झटका लगा होगा। बहुत। और इतना ही नहीं, ग्रीन स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने भ्रामक विज्ञापन मतलब मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग के लिए कंपनी के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी। तो एक छोटे से फैसले ने पूरी कंपनी को संकट में डाल दिया। हाँ, कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर असली काम अब शुरू होता है, इस पर आधारित सवालों का विश्लेषण। ठीक है, तो पहला सवाल, क्या प्योर रूट्स का मैनेजमेंट एफिशिएंट था, इफेक्टिव था, दोनों था या कुछ भी नहीं? हाँ, ये एक ट्रिकी सवाल है। मुझे लगता है अद्वैत के हिसाब से देखें तो वो एफिशिएंट तो थे, काम जल्दी और सस्ते में निपटा दिया। बिल्कुल, आपका विश्लेषण आधा सही है। अद्वैत सिर्फ एफिशिएंट थे, इफेक्टिव नहीं। अच्छा। उन्होंने संसाधन यानी समय और पैसा तो बचाए, पर सही काम नहीं किया। सही काम था
ब्रांड के वादे को निभाना। और मीरा इफेक्टिव होना चाहती थी, यानी वो सही काम करना चाहती थी, पर वो ये सुनिश्चित नहीं कर पाई कि प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक साथ काम करें। तो मतलब मैनेजमेंट एज अ होल ना तो पूरी तरह एफिशिएंट था, ना ही पूरी तरह इफेक्टिव। अच्छा, एक मिनट रुकिए, यहाँ श्रोताओं के लिए एक सवाल है। जरूर। अगर आप उस कंपनी के मैनेजर होते और आपके ऊपर डेडलाइन का प्रेशर होता, तो आप क्या चुनते, स्पीड या क्वालिटी? इस पर 5 सेकंड सोचिए। ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये वही दुविधा है जिसका सामना असली मैनेजर्स हर रोज करते हैं। और यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल की खूबसूरती है। ये आपको किसी की जगह रखकर सोचने पर मजबूर करता है। चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं। मैनेजमेंट गुरु हेनरी फायोल का कौन सा सिद्धांत यहाँ साफ साफ तोड़ा गया? मुझे लगता है टीम वर्क की भारी कमी थी। सब अपनी अपनी दिशा में भाग रहे थे। तो शायद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एकदम सटीक। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी निर्देश की एकता। अच्छा, इसका मतलब है कि पूरी टीम, चाहे वो प्रोडक्शन हो या मार्केटिंग, को एक ही लक्ष्य की ओर काम करना चाहिए। और यहाँ लक्ष्य सिर्फ हनी पैक बनाना नहीं था, बल्कि प्रीमियम जीरो प्लास्टिक हनी पैक बनाना था। सही बात है। एक और सिद्धांत है जो यहाँ लागू होता है, वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत हित को सामान्य हित के अधीन रखना। बिल्कुल। अद्वैत ने अपने डिपार्टमेंट के टारगेट यानी लागत कम करने को कंपनी के बड़े लक्ष्य से ऊपर रख दिया। और वो बड़ा लक्ष्य था ब्रांड इमेज बनाए रखना। जी, उनके अकेले लिए गए फैसले ने पूरी कंपनी को संकट में डाल दिया। ठीक है, अब तीसरा और आखिरी सवाल इस केस से। पूछिए। मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन, मतलब कार्य, इस पूरे सिनेरियो में सबसे बुरी तरह फेल हुआ? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग? अगर मुझे अंदाजा लगाना हो तो मैं कहूंगी कंट्रोलिंग, क्योंकि जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था, बांस की टोकरी? हाँ, असलियत यानी प्लास्टिक कंटेनर उससे बिल्कुल अलग थी। किसी ने चेक ही नहीं किया। शानदार, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। कंट्रोलिंग यहाँ पूरी तरह फेल हुआ। अच्छा, लेकिन एक और फंक्शन है जो इसका सही जवाब हो सकता है। वो क्या है? वो है कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। असल में कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का सार है। प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बीच तालमेल की कमी ने ही सब कुछ डुबो दिया। तो एक ही सिचुएशन के कई सही जवाब हो सकते हैं, बस हमारा लॉजिक मजबूत होना चाहिए। एकदम। और यही तालमेल हमें अपने जवाबों में भी दिखाना होता है। ये जानना कि क्या गलत हुआ एक बात है, पर उसे सही शब्दों में मार्किंग स्कीम के हिसाब से लिखना वो असली चुनौती है ना? क्या इसमें टेक्नोलॉजी हमारी कुछ मदद कर सकती है? बिल्कुल। यहीं पर एआई एक प्रो लेवल टिप की तरह काम आता है। ओके, लेकिन मिनट से पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात साफ कर देना जरूरी है। बताइए। हम एआई का इस्तेमाल चीटिंग के लिए नहीं, बल्कि एक सिंथेटिक ट्यूटर या यूं कहें कि एक दिमाग के जिम ट्रेनर के तौर पर करने की बात कर रहे हैं। दिमाग का जिम ट्रेनर, ये अच्छा है। इसका लक्ष्य आपकी सोच को पैना करना है, आपकी जगह सोचना नहीं। ठीक है, तो दिमाग की इस जिम में पहली एक्सरसाइज की क्या है? पहली तकनीक है PACE प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क। PACE? जी, ये खास तौर पर 20% वाले MCQ और असर्शन रीजनिंग सवालों के लिए दिमाग को ट्रेन करने के लिए बनाई गई है। PACE का मतलब है प्रॉब्लम, एनालिसिस, कनेक्शन, एक्सप्लेनेशन। सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा? मतलब छात्र सीधे जवाब ढूंढने के बजाय AI से सवाल क्यों बनवाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, जब आप जिम में मसल्स बनाते हैं तो क्या आप सीधे 100 किलो का वजन उठाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप छोटे वजन से शुरू करते हैं, सही तरीका सीखते हैं। AI से सवाल बनवाना वही सही तरीका सीखना है। अच्छा। आप AI से सीधे जवाब नहीं मांगते, आप उसे प्रॉम्प्ट देते हैं। यहाँ प्योर रूट्स के स्टडी का टेक्स्ट पेस्ट करें, इस केस का विश्लेषण करें और मैनेजमेंट के सिद्धांतों पर आधारित 3 असर्शन रीजन सवाल बनाएं। सिर्फ सवाल नहीं? नहीं, आप आगे लिखते हैं, सिर्फ सवाल नहीं बल्कि उनका जवाब देने के लिए जरूरी लॉजिकल लिंक भी समझाएं। अच्छा, तो ये हमें आंसर तक कैसे पहुंचना ये सिखाएगा ना कि सिर्फ आंसर क्या है। एकदम। जैसे वो कुछ ऐसा बना सकता है, असर्शन A, अद्वैत का फैसला कंपनी के लिए एफिशिएंट था। रीजन R, उसने उत्पादन लागत कम की और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की। ओके। अब AI आपको बताएगा कि A और R दोनों सही हैं और R A का सही एक्सप्लेनेशन है। इस तरह आप लॉजिक को पकड़ना सीखते हैं। मतलब आप जवाब रटने के बजाय उसे कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। ये तो कमाल की बात है। अब आते हैं असली चुनौती पर, लंबे जवाबों पर, वो 30% वाले सब्जेक्टिव सवाल।
अब पन्ने भरने वाली स्ट्रैटेजी तो पक्का काम नहीं करेगी, क्वालिटी ही किंग होगी। बिल्कुल, और यहीं हमारी दूसरी तकनीक काम आती है, रिकर्सिव ड्राफ्टिंग। रिकर्सिव ड्राफ्टिंग, इसका मतलब? इसका मतलब है कि आप अपने लिखे हुए जवाब को एआई से स्ट्रेस टेस्ट कराएं, उसे एक क्रिटिक की तरह इस्तेमाल करें। स्ट्रेस टेस्ट ये कैसे काम करता है? मतलब मैं अपना लिखा हुआ जवाब एआई को दूं और वो बताएगा कि इसमें क्या कमी है? हाँ, लेकिन आपको सही प्रॉम्प्ट देना होगा। क्या प्रॉम्प्ट? आप अपना जवाब पेस्ट करें और लिखें, ये मेरा जवाब है। एक सख्त सीबीएसई एग्जामिनर की तरह इसकी जांच करो। इसमें से फ्लफ यानी अनावश्यक या बार बार दोहराए गए वाक्यों को पहचानो। मुझे बताओ कि मैं इसे और संक्षिप्त और प्रभावशाली कैसे बना सकता हूँ। क्या मैंने सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है? इसका फायदा क्या होगा? इसका लक्ष्य है आपके 150 शब्दों के औसत जवाब को 80 शब्दों के एक पावरफुल कीवर्ड युक्त जवाब में बदलना। वाह, आधा कर देना है। मेरे एक स्टूडेंट ने इसका इस्तेमाल किया था। उसका पहला जवाब 150 शब्दों का था, पर उसमें दम नहीं था। एआई फीडबैक के बाद उसने उसे 80 शब्दों में लिखा और कमाल की बात यह थी कि हर कीवर्ड अपनी जगह पर था। उसे उस जवाब में पूरे नंबर मिले। मतलब कम बोलो लेकिन वजनदार बोलो। बिल्कुल। 2026 की मार्किंग स्कीम में क्वालिटी को क्वांटिटी से कहीं ज्यादा महत्व दिया जाएगा। ठीक है, तीसरी तकनीक क्या है? तीसरी और सबसे रोमांचक तकनीक है केस स्टडी सिनेरियो जनरेशन। सिनेरियो जनरेशन? हाँ, ये आपको 50% वाले एप्लीकेशन बेस्ड सवालों के लिए तैयार करती है, जहां अक्सर अनदेखे या अनसीन सिनेरियो आते हैं। मतलब हम एआई को अपना पर्सनल क्वेश्चन पेपर सेटअप बना सकते हैं? बिल्कुल। आप एनसीईआरटी के किसी भी कॉन्सेप्ट पर एआई से व्हाट इफ सिनेरियो बनाने को कह सकते हैं। कोई उदाहरण? मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, ओम के नियम पर एक प्रैक्टिकल केस स्टडी बनाओ जो एक आधुनिक स्मार्ट होम सर्किट पर आधारित हो, जिसमें एक स्मार्ट बल्ब, एक स्पीकर। हाँ, एक स्मार्ट स्पीकर और एक स्मार्ट एसी लगा हो। और फिर आप एआई से कहें, अब मुझसे पूछो कि अगर तीनों उपकरण पैरेलल में जोड़े जाएं और मेन सप्लाई 220 भी हो तो कुल करंट की गणना कैसे करें। वाह, इससे तो प्रैक्टिस की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। आप किसी भी टॉपिक पर किसी भी मुश्किल लेवल के 100 सवाल बना सकते हैं। ये तो सच में तैयारी का तरीका बदल देगा। ये आपको किसी भी तरह के अप्रत्याशित सवाल के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। एग्जाम हॉल में जब कोई नया सवाल आएगा तो आपका दिमाग घबराएगा नहीं, बल्कि उसे एक चुनौती की तरह लेगा। अब एक जरूरी बात पर आते हैं। एआई एक बहुत ताकतवर टूल है, इसमें कोई शक नहीं, पर हर ताकत के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। बिल्कुल सही। यहाँ एक नैतिक सवाल खड़ा होता है। अगर एआई की मदद से लिखा जवाब मुझे बेहतर नंबर दिलाता है तो नैतिक रूप से ये गलत क्यों है? आखिरकार लक्ष्य तो अच्छे नंबर लाना ही है। ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सवाल है और इसका जवाब समझने के लिए हमें 2026 के लिए एक गोल्डन रूल याद रखना होगा। और वो रूल क्या है? रूल ये है, अगर एआई आपके लिए आखिरी जवाब लिखता है तो आप उस सोचने की दिमागी मेहनत को खो देंगे जो असली 3 घंटे के पेन एंड पेपर एग्जाम में प्रदर्शन करने के लिए जरूरी है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, एआई आपका जिम ट्रेनर है। वो आपको सही एक्सरसाइज बता सकता है, आपकी फॉर्म ठीक कर सकता है, लेकिन अगर वो आपकी जगह वजन उठाएगा तो मसल्स किसकी बनेंगी? जाहिर है ट्रेनर की। उसकी या आपकी? ट्रेनर की। तो एग्जाम में तो हमें अकेले ही वजन उठाना है। बिल्कुल। जब आप एआई से सीधे जवाब लिखवाते हैं तो आप अपने दिमाग की वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल बनाने का मौका गवा देते हैं। आप जानकारी के उपभोक्ता बन जाते हैं, निर्माता नहीं। और नए पैटर्न में नंबर सिर्फ निर्माता को ही मिलेंगे। एकदम। तो फिर सही तरीका क्या है? एक ऐसा वर्कफ्लो जो हमें मजबूत बनाए, कमजोर नहीं। इसके लिए एक 3 स्टेप की रणनीतिक वर्कफ्लो है। पहला स्टेप, ड्राफ्ट। खुद से लिखना। हाँ, अपना पहला जवाब हमेशा खुद के ज्ञान के आधार पर लिखें, बिना किसी बाहरी मदद के। ये आपका पहला रॉ अटेम्प्ट है। ठीक है, मैंने अपना जवाब लिख लिया। अब स्टेप 2। दूसरा स्टेप, समीक्षा, क्रिटिक। अब एआई को अपना जिम ट्रेनर बनाएं, अपना जवाब उसे दें और प्रॉम्प्ट दें। वही वाला कि एक सख्त एग्जामिनर की तरह जांच करो। हाँ, 2026 की सीबीएसई मार्किंग स्कीम के अनुसार मेरे जवाब की समीक्षा करो। बताओ इसमें कीवर्ड्स कहाँ मिसिंग हैं, लॉजिकल फ्लो कैसा है और क्या मैं और बेहतर उदाहरण दे सकता हूँ। और आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप, तीसरा स्टेप, सुधार, रिफाइन। एआई से मिले फीडबैक के आधार पर जवाब को अपनी हैंडराइटिंग में, अपने शब्दों में दोबारा लिखें। अच्छा, हाथ से लिखना जरूरी है? बहुत जरूरी है। ये लिखने की प्रक्रिया आपके दिमाग में न्यूरल पाथवेज को मजबूत करती है। आप सिर्फ जानकारी को कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि उसे अपने दिमाग का हिस्सा बना रहे हैं। तो हमने क्या सीखा?
रटना अब खत्म, सोचना शुरू। बिल्कुल। प्योर रूट्स केस ने हमें सिखाया कि क्यों सोचना है, और एआई तकनीकों ने हमें सिखाया कि कैसे सोचना है। ये डरने की बात नहीं, बल्कि स्मार्ट बनने का, अपने दिमाग को अपग्रेड करने का एक जबरदस्त मौका है। ये अब मेमोरी का टेस्ट नहीं, बल्कि मेंटल जिम्नास्टिक्स का टेस्ट है। बिल्कुल। और इस चर्चा को एक्शन में बदलने के लिए श्रोताओं के लिए एक छोटा सा काम है। बताइए। आज ही हमारी बताई गई एक एआई तकनीक आजमाएं, अपना कोई भी पुराना 5 मार्क्स का जवाब उठाएं और एआई टूल से कहें, क्या कहना है? 2026 सीबीएसई मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखते हुए मेरे इस जवाब में कीवर्ड डेंसिटी और लॉजिकल फ्लो का विश्लेषण करें और 3 सुधार सुझाएं। ये तो एक शानदार पहला कदम है। आज ही पता चल जाएगा कि हमारे जवाबों में कहाँ-कहाँ सुधार की गुंजाइश है। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। असली मकसद सिर्फ एआई का इस्तेमाल बेहतर जवाब लिखने के लिए करना नहीं है। तो क्या है? असली सवाल ये है कि जब हमारे पास ऐसे ताकतवर टूल्स हैं, तो ये हमारे सवाल पूछने और दुनिया को समझने के तरीके को कैसे बदल सकते हैं, बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बहुत बाद भी। ये सिर्फ एग्जाम पास करने के बारे में नहीं है, ये भविष्य के लिए तैयार होने के बारे में है।